नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मोनिका's क्लासरूम। आज आज्ञा की एक कविता औद्योगिक बस्ती की आलोचना करेंगे। पहले कवि परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को और मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल 1987 को। प्रारंभिक अवस्था में घर पर ही पिता की देखरेख में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा और साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। बीएससी करके अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। उसी समय भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हुए, जिसके कारण इन्हें 1930 से लेकर 37 तक जेल में रहना पड़ा। जैनेन्द्र ने इनको आज्ञेय उपाधि दी थी। इनकी रचनाएं अनेक हैं, उनमें से जो मूल है वह है काव्य संग्रह है भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, अरिओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार आदि। उनके उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी 2 भागों में है, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, कहानी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, डायरी, निबंध संग्रह भी इनके नाम पर हैं। इनको अनेक पुरस्कार मिले, उनमें से मूल पुरस्कार हैं आंगन के पार द्वार के लिए 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आधुनिक हिंदी कविता के प्रयोगवादी काव्यधारा के अग्रणी कवि आज्ञा की इस कविता में औद्योगिक क्षेत्र का एक सजीव चित्र देखने को मिलता है। शोषकों के प्रति घृणा और विद्रोह तथा शोषितों के प्रति संवेदना ही इस कविता का मूल विषय है। उद्योगों में श्रमिक अपना पसीना बढ़ाकर श्रम तो करता है, लेकिन उनके श्रम का आधा से आधा लाभ उन्हें पारिश्रमिक के रूप में नहीं मिलता है। उनकी व्यथा, उनका दर्द सुनने का अवसर किसी को नहीं है। फिर भी मजदूर आशाएं बांधकर कर्म में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इन कमकरों के हृदय में विद्रोह का भाव जागृत नहीं होता है, होता तो है, लेकिन उनका साथ देने के लिए कोई आगे नहीं आता है। ये लोग मन में मुक्ति की आशा लेकर ही श्रम में लगे रहते हैं और उधर इन आशाओं को ही आधार बनाकर मालिक पक्ष उन्हें पल पल चलना करती रहती है। यही इस कविता का मूल सार है। अब कविता को देखते हैं। पहाड़ियों पर घिरी हुई उस छोटी सी घाटी में ये मोहझोसी चिमनियाँ बराबर धुआं उगलती जाती हैं। भीतर जलते लाल धातु के साथ कमकरों की दुस्साध्य विषमताएं भी तप्त उबलती जाती हैं। बंधी लीक पर रेले लादे माल, चिहुकती और रंभाती अफराए डांगर सी ठिलती चलती जाती हैं। उद्यम की कड़ी कड़ी में बंधते जाते मुक्तिकाम, मानव की आशाएं ही पल पल उसको चलती जाती है। यह कविता ओसाका हिरोशिमा रेल में 17 दिसंबर 1957 को लिखी गई थी। अब इस कविता को उसका सरलार्थ देखेंगे। पहाड़ियों पर घिरी हुई इस छोटी सी घाटी में ये मोहझो सी चिमनियाँ बराबर धुआं उगलती जाती हैं। इन पंक्तियों में उस औद्योगिक बस्ती का एक चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जो उद्योग पहाड़ियों से घिरी हुई किसी छोटी सी घाटी में अवस्थित है। मोहझोसी मतलब जिसका मुंह काला पड़ गया है। मोहझोसी चिमनियों से यह संकेत किया गया है कि यह काले पड़ी चिमनियाँ कई वर्षों से बराबर काम में लगी हुई हैं, अर्थात यहाँ काम बराबर होता रहता है। धुआं उगलती जाती है, अर्थात यहाँ बराबर काम होता रहता है। भीतर जलते लाल धातु के साथ कमकरों की दुस्साध्य विषमताएं भी
तप्त उबलती जाती हैं। इस उद्योग के अंदर जितने भी कामकर अर्थात श्रमिक काम करते हैं उनका काम दुस्साध्य काम है और वो विषम काम करते हुए इस प्रकार लगते हैं जैसे भीतर जो काम धातु का काम होता रहता है उसके लाल धातु के तरह ही उनकी विषमताएं भी हमेशा तप्त उबलती जाती है। अर्थात यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है कि ये कामकरों का काम बहुत ही दुस्साध्य और विषम है। बंधी लीग पर रेले लादे माल, चिहुकती और रंभाती अफराए डांगर सी ठिलती चलती जाती है। वहाँ जितना भी उत्पाद होता है उन उत्पादों को रेल में लाद कर बाहर लाया जाता है और जब वो रेल चिहुकती है अर्थात आवाज़ करती हुई आगे बढ़ती जाती है उसके पीछे वो ठेल कर चलती जाती है। वो रेल क्या ठेलती जाती है कि उन कामकरों की उन श्रमिकों की जो विषमताएं हैं उन विषमताओं को ही उनकी दुर्दशाओं को ही पीछे ठेलती चली जाती है। उद्यम की कड़ी कड़ी में बांधते जाते मुक्ति काम, मानव की आशाएं ही पल पल उसको चलती जाती हैं। इतना कुछ होते हुए भी ये मेहनत कश जो मज़दूर हैं उन मज़दूरों की आशाएं कभी कम नहीं होती है। ये मुक्ति की इच्छा रखते हुए श्रमिक उद्यम की आशा को ही हृदय में बांधकर हमेशा काम में लगे रहते हैं और इन आशाओं को ही आधार बनाकर वो मालिक पक्ष या जो शोषित वर्ग उनको अपने काम में हमेशा लगाते रहते हैं और यही प्रतिदिन होता रहता है। यही श्रमिकों की दुर्दशा है। इस प्रकार इस कविता में कवि अज्ञेय जी ने श्रमिकों के जीवन से संबंधित एक दुर्दशा भरी कथा को प्रस्तुत किया है और यहाँ श्रमिक जो आशा में बंधी रहती है कि उनको कभी मुक्ति मिलेगी उसको भी प्रस्तुत कविता में बताया गया है। तो यहाँ हम इस प्रस्तुति को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।